बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 है हमारा। जो पिछला लेक्चर था हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये लेक्चर उसी की कंटिन्यूटी है। तो आज हम लोग बायोलॉजी के एक और ब्रांच से जो है वो आशना होंगे, और वो ब्रांच हमारे पास है जी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को अगर हम लोग डिस्कस करें तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी। हम लोग साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। मतलब बायोलॉजी के इस ब्रांच के अंदर हम लोग सेल की स्टडी जो है वो करेंगे। तो आते हैं जी इसकी प्रॉपर डिफाइन की तरफ। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल्स। इसमें हम लोग सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड देयर ऑर्गेनेल्स, और सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर हम सेल और सेल में पाई जाने वाली ऑर्गेनेल्स की स्टडी करें, दैट इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। हम इसको साइटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं जी कि व्हाट इज़ सेल। सेल हमारे पास क्या है। तो देखिए जी, सेल इज़ नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारे पास ये किसी भी जानदार की साख्त और फेल की बुनियादी के, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी जानदार की साख्त और फेल की जो बुनियादी इकाई है हम उसको सेल कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि सेल की बुनियाद पे, ऑन द बेस ऑफ सेल, हमने जानदारों को कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ सेल। 3 तरह के जानदार हैं। नंबर 1 इज़ नोन एज यूनिसेलुलर। पहले हमारे पास जानदार यूनिसेलुलर हैं। सेकंड हमारे पास है जी सिंपल मल्टी सेलुलर, और थर्ड जो कैटेगरी है ऑन द बेस ऑफ सेल वो हमारे पास है जी कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। मतलब ये कि हमारे पास सेल की बुनियाद पे जानदार जो हैं वो 3 तरह के हैं। नंबर 1 यूनिसेलुलर हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर हैं, और उसके बाद कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर हैं। अब वन बाय वन हम इनकी एग्जांपल को देखते हैं। यूनिसेलुलर जानदार, याद रखिएगा, वो जानदार होते हैं दैट कंसिस्ट ओनली ऑन द सिंगल सेल, जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर जिनकी बॉडी मुश्तमिल हो। हम इस तरह के जानदारों को यूनिसेलुलर जानदार बोलते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर जानदार, ये वो जानदार होंगे जिनकी बॉडी एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो। मतलब इनके अंदर सेल्स की तादाद ज़्यादा हो, टिश्यूज़ ना हो, आर्गन ना हो, आर्गन सिस्टम ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ सेल्स की तादाद जो है मोर देन 1 हो। इस तरह के जानदारों को हम सिंपल मल्टी बोलते हैं। और कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर जानदार, ये वो जानदार होंगे जिन जानदारों के अंदर सेल्स भी मौजूद हों, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाएं, टिश्यूज़ मिलकर आर्गन बनाएं, आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बनाएं। तो इस तरह के जानदारों को हम कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर जानदार बोलते हैं। तो आइए आप देखते हैं इनके एग्जाम्पल। यूनिसेलुलर जानदारों की जो एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है वो यहाँ पे दी हुई कि बैक्टीरिया सेल्स जो हैं ये हमारे पास यूनिसेलुलर हैं। उसके बाद एल्गी और प्रोटोजोआन जो हैं ये हमारे पास सिंपल मल्टी सेलुलर हैं। और उसके बाद जो एनिमल और प्लांट्स की एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर की गई ये हमारे पास हैं कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं कि सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स हम किसे बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स की डिफाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दीज आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ये हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ये वो तमाम तर साख्तें हैं जिनके मिलने से सेल बनता है। जिस तरह हमने वर्ड सब अटामिक पढ़ा था, मतलब वो तमाम तर पार्टिकल जिनके मिलने से एटम बने, हम उन्हें सब अटामिक बोलते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सब सेलुलर। इसका मतलब ये है कि ये वो तमाम स्ट्रक्चर्स होंगे जिनके मिलने से सेल बनता है, और उन स्ट्रक्चर्स को जिनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं दे आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। हम इन्हें ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स एक सेल में पाई जाती हैं, जैसा कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसा कि हमारे पास गाल्जी कम्प्लेक्स है, जैसा कि हमारे पास राइबोसोम्स हैं, जैसा कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसा कि वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, ठीक है जी, ये सारे लाइजोसोम है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ईच ऑर्गेनेल्स परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनेल्स जो है अपना एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म करती है। मतलब ये कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं वो हर ऑर्गेनेली अपना अपना एक मखसूस स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। तो आइए देखते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा ये वो ऑर्गेनेल्स हैं विच आर यूज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं, जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन से मुराद वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की जो है वो ब्रेक डाउन करके हम लोग एटीपी या एनर्जी बनाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग इसी बेस पे, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। उसके बाद आते हैं गाल्जी कम्प्लेक्स। गाल्जी कम्प्लेक्स को हम लोग यूज़ करते हैं सेल के अंदर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। हम लोग मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के लिए गाल्जी कम्प्लेक्स को जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है। इसी
इस तरह हम तीसरी एग्जांपल लें राइबोसोम की, तो राइबोसोम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर यूज्ड फॉर प्रोटीन सेंसेस। तो राइबोसोम हमारे पास ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जो प्रोटीन को बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनेल्स। जिस तरह हमने सेल की बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को 3 बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया है, बिल्कुल इसी तरह से हमने ऑर्गेनेल्स की बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। नंबर 1 इज नोन एज प्रोकैरियोट। हम पहले ग्रुप को नाम देते हैं प्रोकैरियोट, और जो दूसरा ग्रुप है ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनेल्स ये हमारे पास क्या है, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट याद रखिएगा ये वो जानदार होते हैं दैट हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दैट हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनमें वाज़े न्यूक्लियस ना हो। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनमें वाज़े न्यूक्लियस ना हो, इनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। उसके बाद यूकैरियोट्स हमारे पास वो जानदार हैं दैट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस वाज़े हो, दैट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस वाज़े होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं ऑर्गेनेल्स की बुनियाद पे हमने जानदारों के 2 बड़े ग्रुप्स बनाए हैं। आपकी जितनी भी डबल मेम्ब्रेनियस बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वो सारी की सारी एब्सेंट होती हैं, एब्सेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी, ये जितनी भी डबल मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास ऑर्गेनेल्स के, वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। और जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनेल्स ये मौजूद होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, डबल मेम्ब्रेन बाउंड हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये सारी की सारी मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोट्स के अंदर। मतलब यूकैरियोट्स के अंदर सारी ऑर्गेनेल्स होंगी, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर इन ऑर्गेनेल्स की तादाद जो है वो बहुत कम होती है। उसके बाद हम लोग सेल बायोलॉजी की डिफ़ाइन के बाद या साइटोलॉजी की डिफ़ाइन के बाद हम नेक्स्ट अपनी ब्रांच की तरफ मूव करते हैं, और ब्रांच का टाइटल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स याद रखिएगा ये बायोलॉजी की एक वो ब्रांच है। देखिए मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन लिख दिया, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटी करेक्टर। हम लोग यहाँ पे विरासती खसूसियात के बारे में जानेंगे, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा है अबाउट द जीन्स, हम लोग यहाँ पे जीन्स की स्टडी करेंगे। मतलब ये कि जेनेटिक्स हमारे पास वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम विरासती किरदार का मुताला करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेरिडिटी करेक्टर से क्या मुराद है, विरासती किरदार या विरासती खसूसियात से क्या मुराद है, वो तमाम तर करेक्टरिस्टिक्स, ऑल करेक्टरिस्टिक्स दैट ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालदैन से बच्चों में, यानी तमाम तर वो खसूसियात जो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, हम उन तमाम खसूसियात को नाम देते हैं हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स, या हम इनको ट्रेड्स का नाम देते हैं। अब इन तमाम तर खसूसियात को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, याद रखिएगा इन तमाम तर खसूसियात को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक फंक्शनल यूनिट मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड जीन। हम इसको क्या नाम देते हैं जी, जीन। मतलब जीन हमारे पास ऐसा पार्ट है डीएनए का जिसके ज़िम्मे क्या है कि आपकी तमाम तर जो विरासती खसूसियात हैं, जिन खसूसियात ने वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होना है, वो सारी की सारी खसूसियात जीन कंट्रोल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जीन की जो है वो डिफ़ाइन आपको लिख के दी है कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए। जीन जो है ये डीएनए का एक पार्ट होता है दैट कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसके पास क्या मौजूद होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो जेनेटिक्स के अंदर हम लोग सिंपली क्या स्टडी करेंगे, हम लोग सबसे पहले जीन्स के बारे में देखेंगे और उसके बाद विरासत के बारे में देखेंगे कि वो तमाम तर खसूसियात जो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, हम सारा कुछ वहाँ पर डिस्कस करेंगे द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स के अंदर। तो जेनेटिक्स की ब्रांच में हमने हेरिडिटी करेक्टर को देखना है और साथ साथ हमने किसको देखना है, जीन्स को। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं हमारी थर्ड जो ब्रांच है दैट इज़ नोन एज इकोलॉजी। इकोलॉजी में याद रखिएगा ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, अगर हम सिंपल वे में देखें, इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम को। हम लोग इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे। तो इकोलॉजी में इकोसिस्टम की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इकोसिस्टम में याद रखिएगा 2 तरह के आपको कंपोनेंट्स नज़र आते हैं। इकोसिस्टम में कुछ फैक्टर आपको बायोटिक नज़र आएंगे और कुछ फैक्टर आपको एबायोटिक नज़र आते हैं। बायोटिक फैक्टर में याद रखिएगा ऑल लिविंग थिंग्स, हमारी जितनी भी जिंदा जानदार चीज़ें हैं वो तमाम तर कहलाती हैं हमारे पास बायोटिक फैक्टर। उसमें पौधे हो गए, जानवर हो गए, माइक्रोब्स हो गए, हम इनकी स्टडी करेंगे। और साथ साथ हम लोग इकोसिस्टम के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स की। और एबायोटिक का
कंपोनेंट्स आपको पता है, हवा है, पानी है, रोशनी है, मिट्टी है, ये तमाम तर चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखेंगे इकोलॉजी के अंदर। तो इकोलॉजी में हमने देखना क्या, हमने रिलेशनशिप देखना है, ताल्लुक़ देखना है। बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे किसी भी जिंदा जानदार चीज़ का बेजान चीज़ों के साथ। तो ये हमारे पास है जी इकोलॉजी। देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको लिख के कि रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इकोसिस्टम, किसी भी जानदार का उसके इकोसिस्टम के साथ या इकोसिस्टम में पाए जाने वाली लिविंग थिंग्स, या मैंने यहाँ पे आपको एडिशन में दिया हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब हम लोग यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर जो रिलेशनशिप देखेंगे वो दो चीज़ों को आपस में देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे लिविंग थिंग्स का, और साथ साथ हम लोग वो रिलेशन देखेंगे किसके साथ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो इस तरह से हमारी 3 डिफाइन आज क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल जो है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इससे आगे फॉरवर्ड हम मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।